हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में इंडिया में हर घंटे 3 औरतों का रेप हो रहा था। यानी कि एक दिन में लगभग 77 रेप केसेस दर्ज हो रहे थे। लेकिन इंडिया में रेप सिर्फ औरतों पे नहीं होता है। एक मेल टीचर ने अपने ही मेल स्टूडेंट को रेप किया, एक लड़के का रेप हुआ उसके ही मेल रिलेटिव द्वारा, 55 साल के एक आदमी ने एक गौ माता का रेप किया और 8 मर्दों ने गैंग रेप किया एक प्रेग्नेंट बकरी का। यार, इन्होंने तो सड़क के कुत्तों को तक नहीं छोड़ा। अब मेरे मन में इन सारी चीजों को देख के बस सिर्फ एक ही सवाल आता है कि यार इंडिया में रेप इतना कॉमन क्यों है? क्या इसके पीछे की वजह लोगों की सोच है? जैसे कि ये क्यों होगा? नहीं होगा। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। ये नहीं, देखो वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं करता। या फिर ये है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। या फिर असल में इसका जिम्मेदार हमारा कानून है जिसके पास आज भी करीबन 2.4 लाख रेप केसेस पेंडिंग है। सो आज के इस फ्लर्न एपिसोड में हम बिल्कुल यही जानेंगे कि इंडिया में रेप केसेस इतने कॉमन क्यों है, उसके क्या रीजंस है और इसे कॉम्बैट करने के क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो फ्लर्नर्स, आज इंडिया में रेप ऑलमोस्ट एक कल्चर बन चुका है। लेकिन रेप को इंडिया में इतना कॉमन या फिर मामूली क्यों माना जाता है? सो इसके पीछे 4 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन है हमारे यहाँ का फॉल्टी जुडिशरी सिस्टम। हमारे इंडियन लॉ के मुताबिक एक रेप केस का फाइनल वर्डिक्ट या रिजल्ट 60 डेज या फिर 2 महीने में आ जाना चाहिए। लेकिन न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली कोर्ट 240 डेज लेती है विक्टिम का सिर्फ स्टेटमेंट दर्ज करने में। अब आप ही सोचो, इंसिडेंट के 8 महीनों बाद तो विक्टिम का स्टेटमेंट दर्ज कराया जा रहा है, तो उसका फाइनल रिजल्ट तो कब तक आएगा? प्लस टू ऐड टू ऑल ऑफ दिस, इंडिया में सिर्फ 1% रेप केसेस ही रजिस्टर होते हैं और उनमें से भी सिर्फ 39% का ही रिजल्ट आता है। बाकी के केसेस तो सिर्फ चलते ही जाते हैं। अब जब जुडिशरी सिस्टम में ढंग से काम नहीं कर रहा है तो रेप जैसी चीज को बढ़ावा तो मिलेगा ही, क्योंकि लोगों को ये पता है कि उनको कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन अच्छे से देख ही नहीं रहा है और अगर केस हो भी जाता है तो भी वो बस सालों तक चलता ही रहेगा। अब एग्जांपल के लिए इंडिया का फेमस 1996 का सूर्यनली रेप केस ही ले लो, जिसमें 35 आदमी इन्वॉल्व थे। लेकिन जब इसका फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2014 में दिया, तब तक 35 में से 5 एक्यूज्ड मर चुके थे। अब रेप के केसेस का कॉमन होने का रीजन नंबर 2 है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर सारी ताकत और फैसले एक मर्द के हाथ में होता है और इंडिया का यही पेट्रियार्की आज हमारे माइंडसेट को फ्रेम करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि ये माइंडसेट कि मर्द है तो वो बाहर वाली का रेप करे या फिर घर में खुद की बीवी का, उसे तो सब कुछ अलाउड होना चाहिए। चलो तो उनसे औरतों से ही पूछ लो ये भाई तेरा रेप करा है, किसी और का करके आया, किसी और का करके आया है तो भी मर्द है वो तो, और तेरा करा तो भी मर्द है वो तो। या फिर ये माइंडसेट कि कोई भी लड़की लड़कों के साथ घूमती है तो उसके लिए सेक्स तो एक बहुत ही कॉमन चीज होनी चाहिए। लड़कों के साथ घूमती हैं और इतने कपड़े पहन के आती हैं, हो सके कार के अंदर है तो कपड़े उतार देती हैं। या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट, 6 लड़कियों के बीच में एक लड़का स्टड है और 6 लड़कों के बीच में एक लड़की स्लट है। ऐसी सोच ही तो बढ़ावा देती है रेप और मैरिटल रेप्स को, क्योंकि इस मेंटालिटी में आप क्लियरली औरतों के प्रति या फिर गर्ल्स के प्रति मेंटालिटी में कितने डिफरेंसेस हैं और वही बॉयज के प्रति या फिर मर्दों के प्रति मेंटालिटी में कितने डिफरेंसेस हैं, ये आप देख सकते हो। अब इंडिया में मैरिटल रेप्स होते हैं, ये सबको पता है। मैरिटल रेप यानी वो रेप जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे करता है उससे शादी करने के बाद, यानी ऑब्वियसली अपने वाइफ के कंसेंट के बिना उससे सेक्स करना। लेकिन इस पे भी हमारे इंडियंस की कुछ ऐसी सोच है। ग्राम सभा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰੇ ਲਏ ਆ, 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। शादी के बाद तो हमें कुछ भी करने का एक लाइसेंस मिल जाता है। एक औरत बोल रही है मैरिटल रेप जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, तभी तो हस्बैंड वाइफ है वो। अब इनका तो छोड़ ही दो, इंडिया का संविधान भी मैरिटल रेप को रेप नहीं मानता है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड 1860 के हिसाब से शादी करना इज इक्वल टू कंसेंट देना। इसके अलावा ये मानसिकता से जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि सिर्फ मैरिटल रेप्स ही नहीं बल्कि 94% रेप केसेस में से रेपिस्ट हमेशा एक पहचान वाला ही निकलता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी उस विक्टिम की फैमिली, उस लड़की की फैमिली इस सिचुएशन पे आवाज उठाने ही नहीं देती। जिससे ही हम आते हैं हमारे रेप के कॉमन होने के रीजन नंबर 3 पे। वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में। बाइनोमो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और अलग अलग फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोज वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर गिरेगी। देखो मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अब करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब थोड़ा सा वेट करते हैं।
एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि समझो आप 400 रुपए का टॉप अप करते हो और 800 रुपए मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनामो डाउनलोड करो और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप न्यू ट्रेडिंग के, लर्निंग के स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जितने आप एक्सपीरियंस होंगे उतने ही आपके लर्निंग और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होगा। तो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बायनामो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज़ आई एम अ बायनोमिस्ट। Are you? विक्टिम शेमिंग। विक्टिम शेमिंग यानी जिस पर रेप हुआ है उसी विक्टिम की गलतियां निकालना। पेट्रियार्की एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ हमें सिखाता है कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, खुद की मर्जी से लव मैरिज करती है, लड़कों के साथ घूमती है, वो बेशरम होती है। और वहीं पे दूसरी तरफ रेप या फिर उसका असॉल्ट होने पर भी लड़की को ही बेशरम करार किया जाता है। बट ये सारे मॉरल वैल्यूज जो है ना, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही रिजर्व्ड है, लड़कों के लिए नहीं। और इसीलिए तो रेप होने पर खुद के घर वाले भी औरतों को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ तक कि हमारा कोर्ट भी विक्टिम को ही रेप के लिए ब्लेम करता है, ये कहकर कि वो लड़कों के साथ घूमती थी, सिगरेट पीती थी, तो उसका रेप ही तो होगा, और क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सिंपल है, जब लड़के ये सब करते हैं तो उन्हें बेशर्मी का पार्ट क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? बट एक सेकंड, विक्टिम शेमिंग रेप को कैसे बढ़ावा देता है? सो वेल फ्लॉनर्स, विक्टिम शेमिंग के कारण 99% विक्टिम्स सामने आकर केस दर्ज ही नहीं करते हैं। यानी कि इसका रेपरकशन ये होता है कि द रेपिस्ट रोम फ्री, बिना उनके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के। अब रेप को कॉमन करने का रीजन नंबर 4 है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। आज के तारीख में भी सेक्स इंडिया में एक टाबू की तरह है। आप एग्जांपल के लिए खुद के घर पे टीवी देखने वाला केस ही ले लो। फैमिली के साथ टीवी देखते वक्त अगर कोई किसिंग सीन या फिर कोई कॉन्डम की एड आ जाए तो आप कैसे इधर उधर देखने लग जाते हो, या फिर मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है, या फिर अचानक से सुसु आ जाती है, राइट। 2007 में सेक्स की तरफ ऐसे नजरिए को बदलने के लिए इंडिया ने अपने एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को भी इंक्लूड किया था। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे स्टेट्स ने इस ओपिनियन को अपोज कर दिया। अब अगर हम दिल्ली में बेस्ड तारशी एनजीओ, जिन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया था, कभी भी किसी को भी सेक्स एजुकेशन या फिर सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए तो उसे वो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तब उन्होंने ये नोटिस किया कि उन्हें जो भी कॉल्स आ रहे थे ना, उनमें से 70% लोग बिलो 30 के एज ग्रुप वाले ही थे। बिलो 30 ये वही एज ग्रुप है जहाँ पर एक एवरेज इंडियन सेक्स को न्यूली डिस्कवर करता है। और इसी एज ग्रुप वाले लोगों को सेक्स के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्लैरिटी ही नहीं है। अब आई नो आप यही सोच रहे हो ना कि सेक्स एजुकेशन नहीं होने से ये रेप को कैसे बढ़ावा देता है। सो अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता है तो आप कहाँ जाते हो? इंटरनेट पे। और इसी इंटरनेट पे सेक्स एजुकेशन के नाम पे लोग इनडायरेक्टली पॉर्न साइट्स पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सेक्स को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, सेक्सिस्ट और गलत पोर्ट्रे किया जाता है। अब मेडिकल स्टडीज में ये मालूम पड़ा है कि जब भी कोई भी इंसान कोई भी एग्रेसिव कंटेंट को देखता है तो उसकी भी मानसिकता एग्रेसिव बन जाती है और वो रियल लाइफ में भी उसे डुप्लीकेट करने लग जाता है। और इसीलिए नॉर्मल लोगों का पॉर्न साइट से सेक्स एजुकेशन लेना उन्हें इन्फ्लुएंस करता है और रेप जैसे चीज को, वॉयलेंट एक्ट ऑफ सेक्स को या तो नॉर्मलाइज करता है या फिर उसे बढ़ावा देने लगता है। सो फ्लॉनर्स, इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सबसे पहला सोल्यूशन है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अब जैसे कि हमने ये देखा कि सिर्फ 1% केस ही दर्ज किए जाते हैं और इसीलिए इन्हें सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करने चाहिए, जो स्पेसिफिकली सिर्फ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस की ही ट्रायल्स करेंगे और एक बहुत ही कम टाइम फ्रेम में विक्टिम को जस्टिस दिला पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सोल्यूशन नंबर 2, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली औरतों के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ जगह उनका खुद का घर ही है। फिर भी घर की 4 दीवारी में हुआ मैरिटल रेप हमारे भारतीय कानून के हिसाब से रेप नहीं होता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसकी वाइफ है। लेकिन फ्लॉनर्स, क्या किसी भी किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी जो किसी भी औरत या फिर मर्द से जबरदस्ती करवाई जाती है उसे रेप नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए? क्या शादी करना किसी को रेप करने का लाइसेंस दे देता है? सोल्यूशन नंबर 3, अवेयरनेस फैलाना। लेकिन कैसे? वेल, इन 2 तरीकों के जरिए। सबसे पहले सारे लोगों को एग्जिस्टिंग रेप लॉस के बारे में एजुकेट करो। निर्भया केस के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने निर्भया क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 को पास किया था। इसके बाद काफी सारे बदलाव लाए गए, जैसे कि एसिड अटैक, सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग, सब पर एक आईपीसी की धारा बनाई गई। रेपिस्ट के लिए सजाएं और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई, मिनिमम 20 साल की जेल या फिर एक्सट्रीम केसेस में सीधे डेथ पेनल्टी। और इन्हीं चीजों में से एक बेस्ट रिफॉर्म है वन स्टॉप सेंटर सर्विसेज। अब बेसिकली एक ट्रॉमेटाइज्ड रेप विक्टिम को अब केस दर्ज करवाने के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वो गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए इन 700 में से कोई भी वन स्टॉप सेंटर में जाकर FIR,
अपना स्टेटमेंट और मेडिकल चेकअप सब कुछ करवा सकती है एक साथ एक ही जगह पे। अब लोगों को अवेयर करने का दूसरा तरीका है सेक्स एजुकेशन। सबसे पहले ये जानते हैं कि सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। सो रीजन नंबर 1, बच्चे पॉर्न और एडल्ट मूवीज जैसे अनरिलायबल सोर्सेज से नॉलेज लेने नहीं जाएंगे। वो पूछेंगे अपने टीचर्स से, अपने मॉम से, अपने डैड से, अपने रिलेटिव से, और जो ऑब्वियसली उन्हें सही सीख देंगे। रीजन नंबर 2, उन्हें सही गलत, कंसेंशुअल, नॉन कंसेंशुअल सेक्स के बीच का फर्क पता चलेगा। रीजन नंबर 3, पॉर्न जैसे सोर्सेज यूजुअली एक सेफ सेक्स या फिर हाइजीन को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन के थ्रू बच्चे एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि अनसेफ सेक्स से होने वाले प्रेगनेंसी के बारे में भी अवेयर होंगे। सो अब फ्लर्नर्स चलो समझ गए कि लोगों का एजुकेट होना, अवेयर होना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या एजुकेशन मिलने पर लोग सही डिसीजन लेना सीख जाते हैं? वेल, अगर इसका जवाब हाँ है तो जिन एजुकेटेड लोगों पर हम भरोसा करते हैं सही डिसीजंस लेने के लिए, आखिर वो क्यों कोर्ट में ऐसे इलॉजिकल रूलिंग्स पास करते हैं? फर्स्ट एग्जांपल, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक औरत के रेप के बाद पैरालाइज होने के बावजूद भी उसके पति को बेल दे दी, ये कहते हुए कि मैरिटल रेप तो इलीगल चीज है ही नहीं। कंप्लीटली इलॉजिकल रूलिंग का दूसरा एग्जांपल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सस्पेक्टेड मोलेस्टर को कहा कि हम तुम्हें बेल दे देंगे, बस सिर्फ शर्त ये है कि तुम्हें विक्टिम से राखी बंधवानी पड़े। अगेन कंप्लीटली इलॉजिकल रूलिंग का फाइनल एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने रेपिस्ट से पूछा विक्टिम से शादी करोगे? कर दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना फिर तुम्हें जेल जाना होगा। अब ये सब देख के सुन के मेरे मन में तो सिर्फ एक ही सवाल आता है कि रेप रोकने के लिए क्या सही में एजुकेशन इतना जरूरी है? आपके क्या ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। रेप केसेस इंडिया में इतना कॉमन क्यों है? इसका एक जिम्मेदार बॉलीवुड भी है। बॉलीवुड कैसे रेप को प्रमोट करता है, इसमें हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको इस मुद्दे पे अवेयरनेस क्रिएट करने में मेरी हेल्प करनी है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, मैं जो भी बोली उसमें आपको कुछ बात लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस, सोशल अवेयरनेस के वीडियोस देखते रहने हैं तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑल का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।